नमस्कार। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम भी कुछ ऐसी ही खोज करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार के उलझे हुए नज़ारे में। हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक अहम विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से अहम है। और हाँ, आम जानकारी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुद्दा ये है, अमेरिका ने हाल ही में भारतीय आयातों पर 25% शुल्क लगाया है और साथ ही रूस के साथ हमारे रक्षा और ऊर्जा सौदों पर भी दंड की बात चल रही है। ये सब भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुल्क हैं, ये सिर्फ हमारे द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों पर ही दबाव नहीं डाल रहे हैं। इनका असर कहीं ज़्यादा गहरा है। भारत की निर्यात की जो क्षमता है, उस पर असर है, निवेश के माहौल पर है और इस पूरी बदलती हुई दुनिया में, मतलब बहुध्रुवीय दुनिया में, भारत की जो व्यापक भू आर्थिक स्थिति है, उस पर भी असर है। अच्छा। याद रखिए, अमेरिका 2024-25 में लगातार चौथे साल हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। करीब $131.84 बिलियन का व्यापार था दोनों देशों के बीच। हाँ, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका जमीनी स्तर पर, मतलब हमारे उद्योगों पर सीधा नकारात्मक असर क्या दिख रहा है? देखिए, पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आना। खासकर उन सेक्टर्स में जहां रोजगार ज्यादा हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, समुद्री भोजन है, रत्न और आभूषण है। जी। एक अनुमान ये भी है कि अगर अमेरिका से मांग आधी हो जाती है, तो भारत का निर्यात कोई $40 अरब तक गिर सकता है। $40 अरब। हाँ, और इससे क्या होगा कि वित्त वर्ष 26 में हमारी जीडीपी वृद्धि दर शायद 1% तक कम हो सकती है। रुपए पर भी दबाव आ सकता है। और ये भी तो है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों पर शुल्क कम है। बिल्कुल सही। आसियान देशों पर कम अमेरिकी शुल्क लगने से हमारे निर्यात ऑर्डर उधर जा रहे हैं। ये भी एक सीधी चुनौती है। फिर दूसरी बड़ी चोट वो पड़ रही है छोटे और मध्यम उद्यमों पर, मतलब एसएमईज पर। हाँ, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। खासकर गारमेंट्स, चमड़ा, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में उनके लिए ये बढ़ी हुई लागत झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे नौकरियों पर भी खतरा है। सही बात है। और एक और एंगल इसमें, अमेरिका ने चीनी सामान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उससे ये हो सकता है कि चीन अपना फालतू माल, मतलब अतिरिक्त माल, भारत जैसे बाजारों में डंप करे। यानी बहुत सस्ते में बेचें। हाँ, लागत से भी कम कीमत पर। तो इससे हमारे घरेलू उद्योगों पर दबाव और बढ़ जाएगा। ये तो पारंपरिक क्षेत्रों की बात हुई। लेकिन जो हमारे नए तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, क्या उन पे भी असर है? देखिए, फिलहाल तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में इन सेक्टरों पर भी ऐसे ही कोई क्षेत्रीय शुल्क लग जाते हैं, तो फिर असर काफी बड़ा हो सकता है। और ये हमारी जो कोशिश है ना कि हम वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, मतलब जीवीसीज में ऊपर उठें, जी। उस कोशिश को भी ये बाधित कर सकता है। मतलब हम शायद कम मुनाफे वाले कामों में ही फंसे रह जाएं। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर लग रही हैं। लेकिन क्या हर चुनौती अपने साथ कुछ अवसर भी लाती है? क्या इस स्थिति में भारत के लिए कुछ नए दरवाजे भी खुल रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बड़ा अवसर छिपा है। अमेरिका की जो फ्रेंड शोरिंग की नीति है, मतलब वो अपने मित्र देशों में उत्पादन ले जाना चाहते हैं, हाँ, सुना है इसके बारे में। और उनकी चीन प्लस वन रणनीति, यानी चीन के अलावा किसी और देश में भी निवेश करना। इन दोनों के बीच भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साथी के तौर पर उभर सकता है। अच्छा, किन क्षेत्रों में खास तौर पे? खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में। और जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, जैसे एपीआई, यानी दवाओं का कच्चा माल, और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इनमें भी मौके हैं। बल्कि ये स्थिति तो हमारे उद्योगों को अपनी गुणवत्ता और तकनीक सुधारने के लिए एक तरह से प्रेरित भी कर सकती है। ये तो दिलचस्प है। इसके अलावा ये एक मौका है कि हम अपनी व्यापार कूटनीति को सेवा क्षेत्र, डिजिटल कॉमर्स और डेटा प्रवाह जैसे मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित करें। इन क्षेत्रों में भारत को एक स्वाभाविक बढ़त हासिल है। हाँ, सर्विस सेक्टर तो हमारी ताकत है ही। जी। और आईसीटीज जैसे जो मंच हैं, वो डेटा संप्रभुता और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नियम बनाने में मददगार हो सकते हैं। ये तो हुई वैश्विक सप्लाई चेन और कूटनीति की बात। लेकिन क्या देश के अंदर, मतलब घरेलू स्तर पर भी
इस स्थिति का कोई फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। चीन से आने वाले सामान पर शुल्क लगने से या लगने की संभावना से भारतीय कंपनियों को घरेलू विनिर्माण बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिला है, खासकर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में। अच्छा, कोई अंदाजा है कि अवसर कितना बड़ा हो सकता है? एक अनुमान है कि चीनी निर्यात में जो कमी आएगी, उससे भारतीय निर्माताओं के लिए लगभग $20 बिलियन के अवसर खुल सकते हैं। वाह, ये तो काफी बड़ा अवसर है। जी, और साथ ही ये स्थिति भारत को यूरोपीय संघ, आसियान और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे दूसरे व्यापारिक भागीदारों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। एक तरह से विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन का मौका है। बिल्कुल। तो साफ है कि हालात मुश्किल हैं, पर मौके भी कम नहीं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत इन मौकों को पूरी तरह भुनाने और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकता है? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत होगी। अगर संक्षेप में कहूं तो पहला, हमें अपने घरेलू विनिर्माण और नवाचार को और मजबूत करना होगा। इसमें R&D पर ध्यान देना, गुणवत्ता सुधारना और PLI या मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाना शामिल है। यानी आत्मनिर्भरता की ओर और मजबूत कदम। बिल्कुल। दूसरा, अपनी व्यापार कूटनीति को और तेज करना होगा। मुक्त व्यापार समझौतों FTAs पर जोर देना होगा, खासकर EU और आसियान के साथ। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भी प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें कच्चे माल की जगह ब्रांडेड उत्पादों के निर्यात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SMEs की मदद करनी होगी। उन्हें वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन वगैरह देना होगा। समुद्री भोजन, रत्न जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जहां ज्यादा असर पड़ा है। जी। और चीन की डंपिंग का जो खतरा है उसके लिए? हाँ, चौथा बिंदु वही है। चीन की डंपिंग के खिलाफ हमें रणनीतिक रूप से तैयार रहना होगा। इसमें एंटी डंपिंग नीतियां लागू करना और टैरिफ की सही निगरानी रखना शामिल है। हमें प्रोएक्टिव रहना होगा। और पांचवां और आखिरी नहीं बल्कि निरंतर चलने वाला काम, नीतिगत और संरचनात्मक सुधार जारी रखने होंगे। जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स को सुधारना, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करना, भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाना और उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार करना। ये सब मिलकर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे। तो स्पष्ट रूप से ये जो अमेरिकी शुल्क हैं, ये भारत के लिए एक जटिल पहेली की तरह है। चुनौतियां गंभीर हैं, पर साथ ही महत्वपूर्ण अवसर भी छिपे हुए हैं। ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का खेल नहीं लगता, बल्कि ये भारत की आर्थिक दिशा और शायद भविष्य तय करने वाला एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। असली सवाल यही है कि भारत इन बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों का इस्तेमाल अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ाने, अपनी विनिर्माण क्षमताओं को और गहरा करने और वैश्विक मंच पर एक ज्यादा प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए कैसे करता है। ये सिर्फ प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अपना रास्ता बनाने का क्षण है। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाती हूँ। क्या ये टैरिफ, शायद अनजाने में ही सही, भारत को उन स्वदेशी तकनीकों और उद्योगों में नवाचार के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिन पर शायद पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया था? इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं, तो नीचे टिप्पणी में अपने प्रश्न या विचार जरूर साझा करें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी भविष्य की महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद।